नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ हूं। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। जी हां, ये कहावतें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन इस प्रकार से भारत जल संकट से जूझ रहा है जिसको देखकर लगता है कि जल्द ही धरती पर जल की कमी हो जाएगी और जल के बिना भविष्य की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। वहीं दूसरी ओर सभी देश पानी को, खारे पानी को शुद्ध करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं और अब भारत सरकार भी उड़ीसा में समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए प्लांट लगाने पर विचार कर रही है, जिसके चलते उड़ीसा जल संकट से निपटने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। लेकिन आपको बता दें कि पानी को शुद्ध करने के लिए इजराइल जैसी तकनीक में सफलता अभी तक किसी अन्य देश को नहीं मिली है, पर भारत के वैज्ञानिक कोशिशों में लगे हैं कि खारे पानी को मीठा बनाने के सरल व सुविधा युक्त संयंत्र इजाद किए जा सके। तो आज हम आपको बताएंगे कि समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी तकनीक इजाद की जा रही है। साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल यात्रा के दौरान यहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समुद्र में एक विशिष्ट जीप में बैठे थे। जी हां, वो जीप जो कि समुद्र के पानी में चलते हुए इसके खारे जल को मीठे पेयजल में बदलने का काम करती है। बता दें कि इस जीप को नेतन्याहू ने भारत को उपहार में दिया है। तो चलिए आपको इजराइल में बनी इस खारे पानी को शुद्ध करने वाली जीप के बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या है और इसकी क्या क्या खूबियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक विशिष्ट जीप उपहार में दी। इस जीप नुमा पानी को साफ करने वाले संयंत्र को गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ उपयोग करेगा। समुद्री पानी को मीठा बनाने का काम तो यह संयंत्र करेगा ही, साथ ही बाढ़ के समय भी पानी को इस संयंत्र से शुद्ध किया जाएगा। लेकिन अब भारत को भी इस संयंत्र से तकनीक को हासिल करना चाहिए। बता दें कि 71 लाख की कीमत वाले इस संयंत्र से एक दिन में 20,000 लीटर पानी शुद्ध किया जा सकता है। भले ही पूरी दुनिया समुद्र के पानी को मीठे जल में परिवर्तित करने की तकनीक की खोज में लगी है, लेकिन इजराइल के अलावा अन्य किसी देश को इस तकनीक के आविष्कार में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। भारत भी इस प्रौद्योगिकी की खोज में लगा है, लेकिन हमेशा असफल ही रहा है। वहीं प्राचीन काल की मान्यताओं के अनुसार समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने का प्रयास लंका सम्राट रावण ने भी किया था, लेकिन रावण को इसमें सफलता नहीं मिली। दुनिया के आधुनिक वैज्ञानिक लगातार इन कोशिशों में लगे हैं कि समुद्र के खारे पानी को पीने के लायक बना लिया जाए। यहाँ तक ये भी भविष्यवाणी की जा चुकी है कि इस सदी में पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। इसी वजह से भारत के वैज्ञानिक खारे पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक इजाद करने में लगे हुए हैं। खैर, भारत में खारा पानी मीठे में कब तब्दील होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है।
लेकिन मुंबई और समुद्र तटीय महानगरों में गहराई से जल दोहन ऐसे ही लगातार चलता रहा तो कई महानगरों का पानी पीने योग्य आने वाले 1-2 दशकों में खारा जरूर हो जाएगा। क्योंकि मीठे पानी में खारे जल तुरंत ही मिल जाता है, जिस पर विचार किया जाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में इजराइल इकलौता देश है जिसने समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक इजाद की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक जब विश्व की 40% आबादी जल संकट भोग रही होगी, तब भी इजराइल में पीने के पानी का संकट नहीं होगा और इजराइल न सिर्फ हथियारों में बल्कि पानी के मामले में भी महाशक्ति बनकर उभरा है। बता दें कि पीएम मोदी ने इजराइल के तेल अवीव के डोर तट पर समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाले संयंत्र का अवलोकन किया था। यह संयंत्र गेल मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहलाता है। यह चलित फिल्टर प्लांट है जिसे नेत्याहू फ्यूचर जीप कहते हैं। वहीं मोदी ने इसे बेजोड़ वाहन बताते हुए कहा था कि प्राकृतिक आपदा के वक्त यह संयंत्र बेहद उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आधे से ज्यादा भारत बारिश में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में डूबा दिखाई देता है और वहीं भारत अब इस संयंत्र का निर्माण कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज सकता है। हालांकि दुनिया के वैज्ञानिक इन कोशिशों में लगे हैं। खारे पानी को मीठा बनाने के सरल व सुविधा युक्त संयंत्र इजाद कर लिए जाएं। लेकिन अभी इजराइल जैसी सफलता किसी अन्य देश को नहीं मिली है। तो अभी हमने आपको बताया कि खारे पानी को साफ करने की इजराइल की तकनीक के बारे में, लेकिन अब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने वो तरीका खोज निकाला है जिससे इसे खारे पानी को पीने लायक बनाया जा सके। माना जा रहा है कि इस खोज से साफ पानी के लिए मोहताज लाखों लोगों को मदद मिल सकेगी। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्राफीन की एक ऐसी चलनी विकसित की है जो समंदर के खारे पानी से नमक को अलग कर सकेगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये ग्राफीन की चलनी और ये किस तरह से काम करती है, क्या ये लाभदायक है उतनी। ब्रिटेन में शोधकर्ताओं की एक टीम ने गरीनिन ऑक्साइड एक ऐसी छलनी तैयार की है जो समुद्र के खारे पानी से नमक अलग करके इसे पीने योग्य बना देगा। इस छलनी को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा करना थोड़ा मुश्किल काम भी है। बता दें कि ग्राफीन ग्रेफाइट की पतली पट्टी जैसा तत्व है जो कि छलनी नुमा होता है, जिसे प्रयोगशाला में आसानी से तैयार किया जा सकता है। ग्राफीन ऑक्साइड से निर्मित यह छलनी समुद्र के पानी से नमक अलग करने में सक्षम है, लेकिन इससे उत्पादन बहुत महंगा पड़ेगा। पहले ये माना गया था कि ग्राफीन आधारित तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रयोग मुश्किल भरा होगा, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने अपनी रिसर्च के दौरान बताया कि ग्राफीन ऑक्साइड लैब में आसानी से तैयार किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक 2025 तक दुनिया की 14% आबादी के सामने पानी का संकट होगा। दुनिया में पानी साफ करने की मौजूदा तकनीक पॉलीमर फिल्टर पर आधारित है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उपरोक्त तकनीक की तुलना में बेहद सस्ती तकनीक से खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का दावा किया है। तो चलिए जानते हैं क्या है एएमयू की ये तकनीक। समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एएमयू के वैज्ञानिकों ने नैनो तकनीक से बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने खाने पीने की चीजों से ऐसे नैनो पार्टिकल्स तैयार किए हैं जो खारे पानी के लिए फिल्टर का काम करेंगे, जिसमें 100 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए मात्र 50 ग्राम नैनो पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें इंडोफिटिक फंजाई यानी फंगस से पोरस नैनो मटेरियल तैयार किया है, जिसकी माप नैनोमीटर में होती है। यह फंगस खाने पीने की चीजों में आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि इससे पानी को कैसे साफ किया जाएगा, तो हम आपको बता दें कि फंगस के मेम्ब्रेन बायोमास में छेद किया गया है। इस छेद का आकार नैनोमीटर में है। छेद युक्त इन नैनो पार्टिकल से केवल पानी ही बाहर निकल सकता है और कुछ नहीं। छेद का व्यास भी नैनोमीटर से तय किया गया है। छेद युक्त इन नैनो पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण से केवल पानी ही रिसकर बाहर निकला है। अन्य लवण युक्त कण फंगस के ऊपर ही रह जाते हैं। इस पानी को साफ करने के लिए विशेष प्रकार का फिल्टर बनाया जाएगा, जिसमें नैनो सामग्री डाली जाएगी। जब खारे पानी को यहाँ से प्रवाहित किया जाएगा तो वह शुद्ध होकर निकलेगा। खारे पानी में नमक 70 से 80 नैनोमीटर, बैक्टीरिया 2000 नैनोमीटर और फंगस 5000 नैनोमीटर होते हैं, जिन्हें नैनो सामग्री शुद्ध पानी के साथ नहीं निकलने देते हैं। इस तकनीक से 100 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए केवल 50 ग्राम सूक्ष्म कणों की जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 1.6% पानी धरती के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन होने के कारण पीने लायक नहीं है। कुल उपलब्ध पानी में से केवल 3% पानी ही पीने योग्य है। इसमें से 2.4% हिमखंडों के रूप में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि भूजल भंडार का दोहन करने की वजह से भारत के महानगरों को क्या हाल है और उसमें कितना कुछ पानी जमा हुआ है। भूजल भंडारों का बेइंतहा दोहन करने और शुद्ध पानी के प्राकृतिक भंडारों के ऊपर बहुमंजिला इमारतें खड़ी किए जाने से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, वापी, दमन, तिरुवनंतपुरम, पुरी, एर्नाकुलम, कोझिकोड, रत्नागिरी और विजयनगरम जैसे नगरों का भूजल समाप्त होने की स्थिति में है। इनमें सबसे बुरा हाल मुंबई का है। मुंबई में जिस तेजी से जल दोहन किया जा रहा है, उससे लगता है कि 2030 तक मुंबई के मीठे पानी के जल भंडार समाप्त हो जाएंगे। मुंबई का पानी लगातार खत्म होता जा रहा है। यहाँ बारिश का जो पानी जमीन सोखती है वह एक निश्चित सीमा तक पहुँच पा रहा है। इसी के नीचे समुद्री क्षार वाला पानी बहता है, जो कि खारा होता है। ज्यादा गहराई से दोहन पर बरसात का पानी क्षार वाले पानी में मिलकर होकर खारा हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जमीन की भीतरी बनावट ऐसी होती है कि बारिश का पानी एक निर्धारित सीमा तक ही जमीन में तैरता रहता है, जो कि फिल्टर होकर नीचे पीने के योग्य अपने आप बनता रहता है।
लेकिन ज्यादा खुदाई के बाद मुंबई में खारा पानी आ जाता है क्योंकि वह समुद्री जल स्तर से प्रभावित होने लगता है। यह खतरा भूमंडल का तापमान लगातार बढ़ते जाने से और बढ़ गया है। दूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से हुए नए अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिमी अंटार्कटिक में बिछी बर्फ की पट्टी बहुत तेजी से पिघल रही है। ये पानी समुद्री जल को बढ़ा रहा है, जिसके कारण एक ओर तो बांग्लादेश और मार्शल द्वीपों पर डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं समुद्री रिहायशी इलाकों का पीने योग्य पानी खारे पानी में मिलने का खतरा है। मुंबई में गहराई से जल दोहन के लिए टैंकर लॉबी को दोषी माना जा रहा है। ये टैंकर गहराई से लाखों क्यूसेस मीठा पानी पंपों से खींचकर भवन निर्माताओं और औद्योगिक इकाइयों को प्रदान करते हैं। जल स्तर गिरने के लिए यही टैंकर लॉबी जिम्मेदार है। भूजल विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई में अभी भी सैकड़ों स्थानों पर मीठे पानी के भंडार गहरे में सुरक्षित हैं। लेकिन इन स्थलों से जल दोहन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। मुंबई के कई पुराने कुओं का पानी सूख गया है। इससे अनुमान लगता है कि जल स्तर कितना नीचे चला गया है। जल स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण बड़े पैमाने पर आलीशान अटलिकाएं बनाए जाने के लिए खोदी गई गहरी बुनियादें हैं। बुनियादें खोदते समय निकले पानी को पंपिंग करके पक्के नालों के जरिए समुद्र में बहा देने के कारण जल स्तर नीचे गिर जाने की समस्या भयावह हुई है। दूसरी तरफ बरसात के पानी को भी पक्के नालों व नालियों के मार्फत समुद्र में बहा दिया जाता है। गोया जब पानी जमीन पर बहेगा ही नहीं तो जमीन उसे सोखेगी कैसे, और जमीन जल ग्रहण ही नहीं करेगी तो जल स्तर बढ़ेगा कैसे। इस सिलसिले में एक भूगर्भ शास्त्री ने कहा है कि नई इमारतों की मंजूरी देने से पहले भूजल स्तर की पड़ताल की जाए और यदि ऐसे स्थलों पर पीने योग्य पर्याप्त जल है तो इमारतें खड़ी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। समुद्र का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों को पचाने की क्षमता शरीर में नहीं होती है। ये तत्व मनुष्य के शरीर में ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं जो भारत में लाइलाज है। 1994 में लिए गए उपग्रह चित्रों से गहरे भूजल भंडारों का पता चला था, लेकिन इनका उचित संरक्षण नहीं किए जाने से ये लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। 1924 के पहले तक मुंबई के उपनगरों में बड़ी मात्रा में हरियाली थी और खाली जमीन पर भी पक्की सड़क या खड़ंजे नहीं थे। नाले आदि भी कच्चे थे। बहुमंजिला भवनों का निर्माण भी कम था। गोया तब इन नगरों में जल भंडार भी खूब थे और जल स्तर ऊपर था। मुंबई जैसा हाल ही अन्य महानगरों का है। इस स्थिति में बदलाव भी आता नहीं दिख रहा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम टीवी।